Welcome back to my channel. I'm here with you with another video of fictional novel The Financial Expert written by R.K. Narayan. And today we will discuss part 2 of this novel because part 1 already been discussed. If you want to see The Financial Expert part 1 video, then check the description and there will be a link and you can watch the video and enjoy. पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि मार्गिया का बिजनेस किस प्रकार से उस बरगद के पेड़ के नीचे चलता है। वह अधिक पैसे कमाने की लालसा मंदिर के पुजारी जी के पास जाता है और मंदिर के पुजारी जी ने उन्हें 40 दिन का व्रत करने का परामर्श दिया था। मार्गिया का अब 40 दिन का व्रत समाप्त हो चुका है। उनका जो पूजा का कार्यक्रम था अब समाप्त हो चुका है और उसके बाद से ही आपका पार्ट 2 शुरू होता है जो हम लोग अब शुरू करते हैं। 40 दिन के पूजा के बाद मार्गिया अपना बाल और दाढ़ी दोनों शेव करवाता है और वह अपने उस अच्छे दिनों के इंतज़ार में देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद का इंतज़ार करता है जब देवी लक्ष्मी इसके घर में धन की वर्षा करेंगे। इसके पास जो भी 200 रुपये थे वह जब और घरेलू कार्य में खर्च हो गए थे। मार्गिया के मन में इच्छा थी कि उसे पता चले कि कब मेरे भाग्य खुलेंगे और कब देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद से हमारे लिए भी धन की वर्षा होगी। धीरे धीरे समय निकलता चला गया और मार्गिया का जो विश्वास था वो भी धीरे धीरे टूटता चला गया। पत्नी और उनके बीच में बहुत सारे टकराव होने लगे। मार्गिया के काम पे न जाने की वजह से सेंट्रल कॉर्पोरेशन बैंक के सामने की जो बरगद के नीचे की जो ज़मीन थी, जो जगह थी, वह भी अब छीन ली गई थी। उसके सारे कर्मचारी अर्थात जितने भी मार्गिया के कस्टमर थे वे उनके घर पहुंचने लगे और उनकी पत्नी से पूछा, मार्गिया काम पर क्यों नहीं जा रहा है? अगर वह ऐसे ही काम पर नहीं जाते रहा तो सहकारी बैंक के सामने की जो जगह है वह खो देगा। अगर मार्गिया कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप भी कर सकती हैं, क्योंकि घर के खर्चे चलाने के लिए आपको तो पैसे चाहिए ही होंगे। लोगों के आने से मार्गिया की पत्नी बहुत नाराज हुई और दोनों में फिर से विवाद हो गया। यह विवाद तब और बढ़ जाता है जब बालू घी मांगता है और वह घी के बिना खाना खाने से मना कर देता है। मार्गिया इन सभी चीज़ों से परेशान होकर उस पुजारी की खोज में वापस उसी मंदिर में जाने की सोचता है। जब वह मंदिर पहुंचा तो वहां पे देखता है कि उस पुजारी के स्थान पर कोई युवा पुजारी है जो मंदिर में पूजा कर रहा है। खोजने से पता चला कि जो पुजारी जी हैं वह तीर्थ यात्रा पे गए हुए हैं। अतः मार्गिया का मिलन उस पुजारी से नहीं हो पाया और वह निराश होकर के वापस अपने घर की ओर लौट पड़ते हैं। मार्गिया इन सभी चीज़ों को लेकर के बहुत परेशान हो जाता है और वह अनेक प्रकार के कार्यों को जो उसे पैसा दे सके सोचने लगता है। अगले दिन मार्गिया धन के कमाने के विचारों से परेशान था। कई विचार आए और चले भी गए। फिर उसने एक दर्जी या नाई का काम करने का सोचा, लेकिन उसका यह फैसला भी संपूर्ण नहीं हो पाया। उसने अपनी माँ के बारे में सोचा जो जले हुए बादाम के छिलके और दालचीनी की छाल और फिटकरी से एक तरह का टूथ पाउडर बनाती थी। कहा जाता था कि यह दांतों को ग्रेनाइट में बदल देती है। वह एक बहुत ही अच्छी और गुणी महिला थी। तो वह टूथ पाउडर बेचने के बारे में सोचता है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वो इसकी कला तो वह जानता ही नहीं है और वह ये भी सोचता है कि जो बैंक के सचिव लोग देखेंगे, अरुल दास देखेंगे या फिर इसके अपने कस्टमर देखेंगे तो वे लोग इसकी इमेज के बारे में क्या सोचेंगे। इसलिए वह इन सभी कार्यों को करने से मना कर देता है। इन सारी बातों को सोचने के दौरान डॉक्टर पॉल इसे देख लेते हैं और डॉक्टर पॉल इसे अपने ऑफिस लेकर के चले जाते हैं। वहाँ वे मार्गिया के मनोदशा को देख करके कहते हैं कि तुम बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हो, है ना? डॉक्टर पॉल कहते हैं कि दुनिया में सभी लोगों को 2 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक पैसा और दूसरा सेक्स, जो सभी मानवों पर हावी है। डॉक्टर पॉल मार्गिया को बताते हैं
कि वह एक समाजशास्त्र क्लिनिक शुरू करने जा रहे हैं, जहां पर घरेलू सुख पैदा करने के लिए एक तरह का अस्पताल होगा, एक तरफ का मनोवैज्ञानिक क्लिनिक होगा जहां लोगों की परेशानी ठीक हो जाएगी, और इसके लिए वह 1 लाख रुपये तक चार्ज कर सकता है। मार्गिया इस अमाउंट को सुन करके चकित रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि किताबों के प्रकाशन और बिक्री में इतना पैसा है। डॉक्टर पाल कहते हैं कि मैंने जितने भी किताबें अभी तक लिखी हैं या प्रकाशित करवाई हैं, सबसे इतना पैसा नहीं आया, लेकिन जो भी किताबें हमने बेड लाइफ से जुड़ी लिखी हैं उससे बहुत सारे पैसे आए हैं। मैंने फिर से एक नई बुक सेक्सोलॉजी के ऊपर लिखी है, और यह बुक मैं किसी व्यवसायी को नहीं बल्कि एक मित्र को प्रकाशित करने के लिए दूंगा। मार्गिया वह प्रकाशक बनने के लिए तैयार हो जाता है। डॉक्टर पाल जो भी फीस थी या जो भी खर्च होने वाला था प्रिंटिंग के दौरान में, वो सारा दे करके, और कहते हैं कि हमें इस बुक से बहुत फ़ायदे होंगे, कम से कम 1 लाख बुक्स बिकेंगे तब हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। डॉक्टर पॉल ने यह भी कहा कि अभी आपके पास जितने भी पैसे हैं, क्योंकि मार्गिया के पास मात्र 25 रुपये बचे हुए थे, वह तुम अपने पर्स में ही रखो, और जब हम लोग किताब छपवाएंगे और बहुत सारे पैसे होंगे तब हम इसके बारे में सोचेंगे। मार्गिया सभी पेजों को लेकर के घर पहुंचता है और एक कोने में उसे सुरक्षित स्थान पर छिपा देता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसका छोटा बेटा या फिर उसकी पत्नी देख ले। तभी उसकी पत्नी ने पूछा कि यह डब्बे में आपने क्या लाया है। मार्गिया रोमांटिक मूड में होकर के उससे गले लगाते हुए कहता है कि खोल करके देख लो। इस बात से उनकी पत्नी मीनाक्षी बहुत खुश हो जाती है। उसे लगता है कि मेरे लिए साड़ी आया होगा, परंतु ऐसा नहीं है। वहाँ पे निकलती हैं इसके बुक के कुछ पेजें, और इससे मीनाक्षी नाराज़ हो जाती है। लेकिन इसमें जो लिखी हुई बातें थी वह मार्गिया पढ़ना चाहता है, और वहीं पे मीनाक्षी भी इन सारी बातों को सुनने के लिए सामने बैठ जाती हैं। कुछ दिन बाद मार्केट रोड स्थित गार्डन प्रिंटरी में मार्गिया जाता है। यह मालगुड़ी में काफ़ी बड़ा प्रिंटिंग प्रेस था। इसके मालिक मदन लाल थे। मार्गिया ने अपने पेज उनके सामने रखा और उन्हें बहुत ही आत्मविश्वास से कहा कि मैं इस पुस्तक को छपवाना चाहता हूँ, क्या आप इसे छाप सकते हैं? शुरुआती हिचकिचाहट के बाद प्रिंटर ने उन सभी पेजों को वहाँ देखा और पढ़ने पर अपनी सहमति जताई। सबसे पहला बात तो कि जो इस किताब का जो हेडलाइन था सेक्सोलॉजी, उससे ही मदन लाल को बहुत ज़्यादा आकर्षण हुआ और वे इन सभी पेजों को पढ़ने के लिए सहमति जता देते हैं। लेकिन मदन लाल इस बुक को छापने से पहले यह पता करना चाहते थे, किसी वकील से परामर्श लेना चाहते थे कि क्या यह एक अश्लील पुस्तक में आएगी या फिर नहीं। उसने मार्गिया को अगले दिन आने के लिए कहा। अगले दिन मार्गिया ने खुद को और अधिक पहले से ज़्यादा और नियत समय पे पहुंच गया। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर जाते ही मार्गिया पहले मदन लाल के पास गए और उनसे पूछा कि आपके वकील ने क्या कहा, क्या यह बुक प्रेस में जा सकती है, मतलब पब्लिश हो सकती है? तो मदन लाल ने कहा कि हाँ, वकील ने कहा है कि यह बुक ज़्यादा सेक्सुअल नहीं है, इसलिए हम इसे छाप सकते हैं, लेकिन इसमें जो भी फ़ायदा होगा उसका 50-50% की साझेदारी हम में होगी। मार्गिया इस बात से सहमत हो जाता है और मदन लाल जी भी इस पुस्तक को शालीनता से छापने का निर्णय लेते हैं और अब बुक छपेगी। बुक छपती है, मार्केट में यह बुक बहुत ज़्यादा बिकती है और मार्गिया का आर्थिक स्थिति सुधर जाता है। मार्गिया अमीर बन गया है। जब बालू 6 साल का था तो उसे शहर के इंग्लिश टाउन एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा गया था। मार्गिया उसे स्कूल पहुंचाने के लिए एक चमचमाती गाड़ी में लेकर के जा रहा था। बालू के कानों में हीरे चमक रहे थे, उसके गले में गुलाब की माला थी। मार्गिया और उसका भाई कार के सामने चल रहे थे। उन्होंने सड़क के कुछ नागरिकों को अपने साथ जाने के लिए आमंत्रित भी किया। बाद में मार्गिया और उनकी पत्नी दोनों पड़ोस में मार्गिया के बड़े भाई के पास गए और उन्हें और उनकी पत्नी को अगले दिन होने वाली इस स्कूल शिक्षा समारोह में बालू को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने पूरे बड़े भाई के परिवार को उनके पास आने और उनके साथ भोजन करने के लिए कहा। मार्गिया के भाई और उनके 7 बच्चों ने आकर समारोह की अध्यक्षता की।
उन्होंने युवा बालू को चांदी का डब्बा भेंट किया और उसे देखकर मार्गिया को बहुत गर्व हुआ, क्योंकि उसने पहली बार अपने बेटे को मतलब बालू को इतना ज़्यादा मान सम्मान दिलवा पाया था। उसकी खुशियों की सारी चीज़ें जो भी उसकी खुशियाँ बढ़ा सकती थी वह देने में अब सक्षम था। बालू का इस स्कूल में बहुत ही ज़्यादा वैल्यू था, क्योंकि इस स्कूल का सचिव खुद मार्गिया ही था। हर एक टीचर्स और इस स्कूल के हेडमास्टर भी इनके सामने आने से डरते थे, इनके मतलब मार्गिया के सामने आने से डरते थे, क्योंकि वे जानते थे कि मार्गिया एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति है, बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है, जो उनके ऊपर दया भी दिखा सकता है, जो इनकी परेशानियों में उनकी मदद भी कर सकता है। क्योंकि जब ये परेशानियों को लेकर के मार्गिया से उसके घर डिस्कस करने जाते हैं तो मार्गिया हर संभव मदद करने को लेकर के सांत्वना भी देता है। लेकिन ये अलग बात है कि मार्गिया आज तक इसके लिए कभी कुछ किया ही नहीं। इन सभी परेशानियों के बीच में मार्गिया के लिए एक नया परेशानी सामने आया था, क्योंकि बालू का रिपोर्ट कार्ड मार्गिया के पास पहुंचा था। जो स्कूलों में प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड मिलती है उसमें बालू का प्रोग्रेस रिपोर्ट 0 था, और इस बात से मार्गिया बहुत परेशान हो जाता है। मार्गिया एक बहुत ही व्यस्त बिजनेसमैन था। वह किसी भी ऐसे कार्य में अपना समय नहीं देना चाहता था जिसमें उसको लाभ ना हो, लेकिन वह अपने बेटे की भलाई के लिए, वह इसको शिक्षित बनाने के लिए, एक शिक्षित व्यक्ति का निर्माण करने के लिए, यह उसके लिए सभी प्रकार के बलिदान देने के लिए तैयार हो जाता है। मार्गिया ने बालू की भलाई के लिए श्री मूर्ति जी को, जो उसी के स्कूल में अंक गणित और अंग्रेजी के शिक्षक थे, जिनके हाथ में एक बेंच हमेशा रहता था, उनको प्राइवेट ट्यूटर के रूप में नियुक्त करते हैं। चूँकि मूर्ति जी भी इस नौकरी से मिलकर के जो अभी बालू के लिए नियुक्त हुए थे बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें स्कूल में केवल 25 रुपये ही मिलते थे, लेकिन अब बालू को पढ़ाने के लिए उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। श्री मूर्ति जी को भी अच्छे से पता था कि अगर बालू में सुधार नहीं हुआ तो मुझे स्कूल से भी निकाला जा सकता है, इसलिए उसने बालू से दोस्ताना व्यवहार किया, उसे मिठाई, पेंसिल और बहुत सारे उपहार दिए, जिससे बालू शरारत करना छोड़ देता है और वह क्लास दर क्लास आगे बढ़ता चला जाता है। मार्गिया ने बालू के पढ़ने के लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था करी। हर सुबह मार्गिया इस कमरे का निरीक्षण किया करता था ताकि वह देख सके कि क्या उसके बेटे ने सारे सामान जहां उन्हें होना चाहिए रखा है कि नहीं। लेकिन हर एक बार की तरह सिगरेट की पन्नी और खाली पैकेट, किताबें फर्श पे पड़ी हुई देख करके मार्गिया दुखी हो जाता है। मार्गिया देवी सरस्वती का एक फोटो उसके कमरे में टांग देता है और कहता है कि बालू, तुम्हें इन्हें रोज दिन प्रणाम करना है, इससे ये तुम्हें विद्या देंगी और धन की प्राप्ति भी करवाएंगी। ये बात सुनते ही बालू करारा जवाब देते हुए कहता है कि मेरी मम्मी ने मुझे बताया कि आपने तो देवी लक्ष्मी और विद्या की देवी की पूजा की थी। और इस ताने से मार्गिया परेशान हो गया, लेकिन ये एक सच्चाई थी जो मार्गिया के जीवन में घटित हो चुकी थी। मार्गिया अपने बेटे को समझाने का कोशिश करता है कि दोनों देवी एक ही हैं, लेकिन लड़का कहता है कि उसके शिक्षक श्री मूर्ति जी ने बताया है कि विद्या की देवी सरस्वती होती हैं और धन की देवी लक्ष्मी होती हैं। बालू एक अत्यंत ही दुखद समाचार लेकर के स्कूल पहुंचता है, और ये समाचार यह था कि उसके होम ट्यूटर अर्थात श्री मूर्ति जी को उसके पापा ने आज शाम को बुलाया है। यह सुनते ही श्री मूर्ति जी का चेहरा पीला पड़ गया। वह बालू को साइड में लेकर के यह कारण पूछते हैं, तो बालू कहता है कि मैं आपको इस समस्या से बचा सकता हूँ, लेकिन इसके लिए आपको मेरा सारा जोड़ का जो काम आपने दिया है वो आपको खुद करना होगा, मुझे परेशान मत कीजिए। और जब यह श्री मूर्ति जी तैयार हो जाते हैं तो वह कहता है कि आपने तो मुझे बर्फी देने का वादा किया था। श्री मूर्ति जी शाम को मार्गिया से मिलने उनके घर पहुंचते हैं और वे कहते हैं कि मैंने कभी भी बालू को देवी सरस्वती और देवी लक्ष्मी के बारे में नहीं बताया है।
तभी बालू यह बताता है कि उसने किस पैमाने के आधार पर क्या सोच करके टीचर का नाम लिया था। बालू कहता है कि टीचर मुझसे बहुत काम करवाते हैं और मैं काम नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने दुश्मनी निकालने के लिए अपने टीचर का नाम ले लिया था। एक शाम बालू को पढ़ाने के बाद टीचर जी मार्गिया के आने का इंतज़ार कर रहे थे। 8 बज चुके थे जब मार्गिया घर आया। शिक्षक को बहुत बेचैनी हुई और वह खड़े हो गया। मार्गिया ने शिक्षक को देखा तो कहा, क्या बात है, आज आप बहुत देर तक पढ़ा रहे हैं? शिक्षक ने कहा कि मैंने पाठ तो बहुत पहले समाप्त कर लिया है और बालू अब सो भी गया है, मैंने केवल आपका इंतज़ार किया है। तो मार्गिया ने कहा था, ऐसी क्या बात हो गई है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? शिक्षक कहते हैं कि श्रीमान जी, मैं दिन भर बहुत मेहनत के बाद घर आता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आपने स्कूल के काम करने के लिए मुझे यहाँ पे रखा हुआ है। मैं बालू का स्कूल का कार्य यहाँ करने के लिए नहीं आ सकता हूँ। टीचर की यह बात सुनकर के मार्गिया की पत्नी मीनाक्षी भड़क जाती हैं। तो मार्गिया उसे समझाते हुए कहते हैं कि ये दुनिया का दस्तूर है। टीचर अपने बच्चों के गार्जियन को डराना चाहते हैं और चूंकि मैं उसे 10 रुपये का महीना दे रहा हूँ, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम टीचर पर निगरानी रखें। कुछ दिनों के बाद मार्गिया एक नई बुक द डोमेस्टिक हार्मनी किताब का लॉन्च करता है, पब्लिश करवाता है। लेकिन यह किताब बहुत ज़्यादा बिकी नहीं और मार्गिया यह नहीं चाहता था कि कोई जाने कि द डोमेस्टिक हार्मोनी जैसी किताब के प्रकाशक मार्गिया था, जो एक युवा दिमाग के लिए अश्लील और हानिकारक बातों से परिपूर्ण थी। वह इस बारे में अपनी पत्नी से भी कहता है कि वह इन सारे बिजनेस, मतलब इस प्रकार के सेक्सुअल बुक्स को पब्लिश करने का काम छोड़ करके वह सामान्य कोई नया व्यवसाय करेगा जिसमें इस प्रकार का कोई भी काम करना ना पड़े। मार्गिया ने बड़ी चतुराई से अपने साझेदारी का शेयर दूसरे साथी को बेच दिया और मदन लाल और पुस्तक में से इसको एक बहुत बड़ा अमाउंट प्राप्त होता है। मार्गिया इस मोटे अमाउंट को लेकर के एक नया बिजनेस शुरू करता है और इस प्रकार से आपका इस नॉवेल का पार्ट 2 खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको पार्ट 2 समझ में आया होगा। पार्ट 2 में हमने ये देखा है कि मार्गिया अमीर बन जाता है और वह अपने बालू के प्रोग्रेस रिपोर्ट से परेशान हो रहता है। वह चाहता है कि बालू भी पढ़ लिख करके एक अच्छा व्यक्ति बने और दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का आनंद उठाए। स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, आइकन को हिट कीजिए ताकि हमारा हर अपडेट आपको मिलता रहे, क्योंकि अभी इसके 3 पार्ट अपलोड करने बाकी हैं। अगर आपका बेल आइकन ऑन रहेगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले